अगर तुमने इसे स्ट्रेटजी वीडियो समझकर क्लिक किया है तो आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ क्लिक बेट कर दिया है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋतिक। जैसा कि तुमने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि तुम 9th क्लास को बर्बाद कर चुके हो और आधी 10th क्लास भी निकल चुकी है, फिर भी पढ़ाई शुरू नहीं की। और अभी भी तुम्हारे मन में वो सवाल है कि भैया इतना सब कुछ करने के बाद, पढ़ाई की इतनी अर्थी निकालने के बाद भी क्या हम क्लास 10th में अच्छे मार्क स्कोर कर सकते हैं? तो मेरा सीधा सा जवाब है हाँ, कर सकते हो। अभी भी तुम्हारे पास, अभी जुलाई चल रही है, अभी भी तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम बचा है। 10th क्लास का सिलेबस कोई इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन अगर अभी भी तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे, ये सोचते रहोगे कि अभी तो बहुत टाइम बाकी है, अभी तो हम 1-2 महीने बाद शुरू करेंगे, अक्टूबर में शुरू करेंगे, नवंबर में शुरू करेंगे, तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। इसीलिए अभी से शुरू करना होगा। और मैं बता दूं कि ये वीडियो स्ट्रैटेजी वीडियो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला हूँ कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। वो सब अपन बात नहीं करेंगे। उन सारी बातों से पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है, अपन लोग वो बातें नहीं करेंगे। तो अपन यहाँ पे करेंगे क्या, उस चीज़ को देखते हैं। देखो, मैं यहाँ पे मतलब मैं भी अपनी नई जर्नी शुरू करने जा रहा हूँ। मैं 10th क्लास की साइंस को पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ आज से। ये मेरा पहला वीडियो है, तो अभी अपन शुरू करेंगे। लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग 9th क्लास में तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, उस 9th क्लास को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया, तो मैं तुम्हें यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ाऊँगा क्लास 10th का। अब फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत नहीं करूँगा, जो केमिकल रिएक्शंस हैं उससे शुरुआत नहीं करूँगा। हम पढ़ेंगे पहले क्लास 9th के बेसिक्स को, उन बेसिक्स को जो क्लास 9th में पढ़ाए जाते हैं और जिनका हमें 10th क्लास में यूज़ होता है। ठीक है, तो अपन शुरू करने जा रहे हैं। और अब इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी तक ठीक है, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, अच्छा बुरा, तुमने किसी भी कारण की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाई, जो भी रीज़न था उन सबको पीछे छोड़ दो। और अब अपन एक नई जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं हम दोनों। मेरी भी नई जर्नी है यार, मेरा भी पहला ही वीडियो है, मैं भी अपनी नई जर्नी की शुरुआत कर रहा हूँ। और मैं तुम लोगों से भी उम्मीद करूँगा कि तुम लोग भी अब पुरानी सारी चीज़ों को छोड़कर नई जर्नी को शुरुआत करो। तो आओ शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक से। मैंने ऐसे बोला है लेक्चर नंबर 1, बेसिक ऑफ साइंस। अपन लोग बेसिक्स ऑफ साइंस पढ़ने वाले हैं। साइंस को इतना बेसिक से पढ़ेंगे कि अगर अभी तक भी तुमने बिल्कुल भी साइंस नहीं पढ़ी है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम्हें बिल्कुल सारी चीज़ें स्क्रैच से समझ में आएंगी, बिल्कुल। लेकिन शर्त यह है कि जितना मैं बताऊंगा तुम्हें उतना करना पड़ेगा, जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो करना पड़ेगा। ठीक है, अब अपन सबसे पहले क्या करते हैं, अपन जो पढ़ने का तरीका है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले पूरी फिज़िक्स कंप्लीट करेंगे, पहले पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, फिर पूरी फिज़िक्स कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद पूरी बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे। मैं तुम्हारे स्कूल के मतलब जो सेशनल टेस्ट होते हैं या हाफरली एग्ज़ाम्स होते हैं, मिड टर्म्स एग्ज़ाम्स होते हैं, उनको ध्यान में नहीं रख के पढ़ाऊँगा। मैं फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम तक मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि दिसंबर तक हम लोग बहुत अच्छे से सिलेबस ख़त्म कर दें। अब काफ़ी बातचीत कर ली मैंने, अब अपन डायरेक्ट शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। पर कुछ भी शुरू करने से पहले मैं एक और आपसे बात पूछना चाहता हूँ। जब आप पहली बार स्कूल में गए थे, जब आपने मतलब कि इंग्लिश पहली बार सीखी या हिंदी वर्णमाला जब भी पहली बार सीखी, तो पहले दिन आपको क्या सिखाया गया था? पहले दिन आपको ABCD सिखाई गई होगी, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। अगर हिंदी की बात करें तो अ आ इ ई उ, छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, यही सारी चीज़ें सिखाई गई होंगी ना। कि पहले दिन आपको राम जाता है या फिर इज़ एम आर आई ही शी इट, ये सब पढ़ा दिया गया था? ऐसा नहीं पढ़ाया गया था ना। तो अगर अपन लोग केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, वर्डमाला है, वो है ये पीरियोडिक टेबल। ये देखो, इसे बोलते हैं पूरा पीरियोडिक टेबल। ये जो तुम्हारे सामने दिख रही है ना, ये पूरी पीरियोडिक टेबल है। अब प्रेजेंट टाइम में इसमें 118 एलिमेंट्स हैं। अभी तक इतने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन टेंशन की ज़रूरत नहीं है। हमें इन सारे, हमारे जो 10th क्लास का सिलेबस है, हमें इन सारों को मतलब इन सभी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो 10th क्लास का सिलेबस है उसमें सिर्फ 20 तक, जो पहले 20 एलिमेंट्स हैं, सिर्फ उनको पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैंने उनकी अलग से लिस्ट बना दी है। ये देखो, ये रहे: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ओके, फ्लोरीन की स्पेलिंग गलत है, मैं उसे ठीक कर दूंगा। फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। उसके आगे ये देखो: एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। हमें बस इतने कैल्शियम तक ही पढ़ना है। और क्या क्या पढ़ना है? एटॉमिक नंबर पढ़ना है, एलिमेंट कौन सा है उसका सिंबल पढ़ना है, एटॉमिक मास पढ़ना है। देखो, टेंशन मत लो कि एटॉमिक
मतलब भैया एटॉमिक नंबर क्या होता है, सिंबल क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, ये सारी चीज़ों को मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा अभी आने वाले लेक्चर्स में। हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा बेसिक से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि देखो, जब ए फॉर एप्पल पढ़ा था तो उसे रटना ही पड़ा था। समझने की बात अलग है। मैं तुम्हें ये समझा दूंगा कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, सिंबल्स का मतलब क्या होता है, और एटॉमिक मास क्या है। लेकिन आपको इन द एंड ये सब याद करने पड़ेंगे, तो आपको इन्हें याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका आज का होमवर्क यही समझ लो कि आपको ये 20 तक एलिमेंट्स याद करने हैं। अगर याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। 20 एलिमेंट्स यार बहुत छोटी सी चीज़ है, तुम क्लास 10th में आ गए हो, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन शुरू करने जा रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट की शुरुआत से, बिल्कुल शुरू से। मतलब अभी तक ऐसे समझ लो कि अगर ऐसा मान लो कि अभी तक तुमने केमिस्ट्री बिल्कुल पढ़ी नहीं है, आज पहले दिन से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आओ देखते हैं बिल्कुल शुरुआत से। हमारा यूनिवर्स, हमारा जो यूनिवर्स है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला है मैटर और दूसरा है एनर्जी। तो क्या होता है मैटर? कोई बता सकता है मैटर क्या होता है? अरे भैया, मैटर कई टाइप के होते हैं। कभी कभी दोस्तों के साथ मैटर हो जाता है, कभी कभी क्लास के दूसरे लड़कों के साथ मैटर हो जाता है, कभी कभी गर्लफ्रेंड के वजह से मैटर हो जाता है। भैया कभी कभी तो स्कूल के टीचरों के साथ मैटर हो जाता है। तो मैटर तो होते ही रहते हैं, और मैटर कई टाइप के होते हैं। यही होता है मैटर? नहीं। मैटर क्या होता है आओ देखते हैं। पूरे यूनिवर्स में, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, मतलब शब्द हिंदी के यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन उन्हें इंग्लिश में लिख रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। देखो, जैसे व्हाट्सएप पे हम लोग चैट नहीं करते, उस भाषा में लिख रहा हूँ। ठीक है, पूरे यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में हम जिन भी चीज़ों को टच कर सकते हैं या जिन भी चीज़ों को देख सकते हैं, और टच कर सकते हैं, सब मैटर है। पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें तुम्हें दिख रही हैं, जिन्हें तुम टच कर सकते हो, चाहे वो ये पेन हो, चाहे वो टैबलेट हो, ये मेरा घर हो, ये कॉपी हो, पेन हो, कुछ भी चीज़ें हो, मैं हूँ, तुम हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, ओह सॉरी तुम तो सिंगल हो, मतलब चलो ठीक है, जो भी तुम्हारी फ्यूचर में होने वाली गर्लफ्रेंड है वो हो, सब कुछ मैटर है। जिस चीज़ को तुम छू सकते हो, देख सकते हो, जो तुम्हें दिख रहा है आसपास, वो सारी चीज़ें मैटर हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो। इवन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं दिखती भी नहीं है लेकिन फिर भी मैटर है, जैसे कि एयर, हवा जो है वो मैटर है, लेकिन हमें ऐसे दिखती नहीं है, हवा चलती है तो हमें फील होती है। ठीक है, ये है मैटर। मैटर मतलब ये मैटर का कॉन्सेप्ट है। अगर तुम अपने ब्रेन को समझाना चाहते हो ऐसे कि मैटर क्या होता है, मैटर वो सारी चीज़ें हैं जो हमें दिखती हैं और जिन्हें हम टच कर सकते हैं, सिंपल सा। अगर तुम इसकी डेफिनेशन में जाओगे, क्लास 9th में है, हालांकि अब ये चैप्टर मैटर वाला इस साल तो सीबीएसई वालों ने हटा दिया है, पता नहीं आगे दोबारा ऐड करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन मैटर की अगर डेफिनेशन की बात करें तो मैटर की जो डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है वो ये है कि एनी थिंग विच ऑक्यूपाइज मास एंड हैज़ अ वॉल्यूम, मतलब कोई भी चीज़ जिसका मास हो और जिसका वॉल्यूम हो वो मैटर है। पर ठीक है, अपन एग्जाम में से लिखने नहीं जा रहे हैं, मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कोई भी पूरे यूनिवर्स में जो भी चीज़ हमें दिख रही है और जिसे हम टच कर सकते हैं वो मैटर है। ठीक है, ये तो हो गई मैटर का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं एनर्जी की, कि एनर्जी क्या है। तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखो है कि मैटर को मूव करने के लिए हमें
एनर्जी की नीड होती है। मतलब जैसे कि ये मेरा हाथ है, ठीक है, और ये पेन है। मेरा हाथ भी मैटर का बना हुआ है और ये पेन भी मैटर का बना हुआ है, पर अगर मुझे इसे लिखना है तो मुझे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। मैं बोल रहा हूँ वोकल कॉर्ड से। मेरा जो वोकल कॉर्ड है वो मैटर है, लेकिन मैं बोल पा रहा हूँ एनर्जी की वजह से। तुम सुन पा रहे हो अपने कानों की वजह से। कान जो है वो मैटर है, लेकिन तुम सुन पा रहे हो एनर्जी की वजह से। दुनिया में जितना भी मैटर है, वो जितना भी मूव कर रहा है, जो भी चल रहा है, वो सब कुछ एनर्जी की वजह से चल रहा है। समझ में आई बात? जैसे कि गाड़ी है, गाड़ी पूरी बनी हुई है हमारी मैटर की। इवन जो फ्यूल हम लोग डालते हैं पेट्रोल, वो भी मैटर है, लेकिन जो फ्यूल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जब चलता है बर्न होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो वो एनर्जी की वजह से चल पाती है। अगर मैं तुम्हें एक बहुत ही सिंपल लाइन में एनर्जी की डेफिनेशन बताने की कोशिश करूं, तो मैटर की, ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, एनर्जी मैटर की सोल है, मतलब आत्मा है। मैटर की, ठीक है। एनर्जी जो है वो मैटर की सोल है, आत्मा है। बिना आत्मा के ये शरीर बेकार है, उसी तरह से बिना एनर्जी के मैटर भी बेकार है। यूनिवर्स को चलाने के लिए, मतलब यूनिवर्स बना है मैटर से, लेकिन चल रहा है एनर्जी से। ये कॉन्सेप्ट है, अब तुम बुक में डेफिनेशन देखने जाओगे अलग है। मैं बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा यूनिवर्स दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक है मैटर, दूसरा है एनर्जी। अब मैंने आपको समझाया कि मैटर क्या होता है। कोई भी चीज़ जिसे हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, वो सब कुछ मैटर है। और एनर्जी की अगर बात करें, हमें मैटर को मूव कराने के लिए एनर्जी की नीड होती है, ठीक है। अब अगर अपन लोग सिलेबस की बात करें, तो हमें मैटर के बारे में पढ़ना है, एनर्जी के बारे में हमें इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है हमारे 10th क्लास के बोर्ड तक के सिलेबस के लिए। तो हम उसी के पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलेंगे। अब एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जॉन डाल्टन, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी बोलते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे इनविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे इनविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना है। मैटर किससे बना है? पार्टिकल्स से, ठीक है। फिर और साइंटिस्ट आए, उन्होंने और रिसर्च करी, उन्होंने बताया कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं। फिर और रिसर्च हुई, फिर पता चला कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एटम से मिलकर बने हुए हैं। और आगे और रिसर्च हुई, तब हमें पता चला कि ये जो एटम है वो 3 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। हम इन पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बोलते हैं। हम इन तीनों पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है। हम इन तीनों पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बोलते हैं। तो मतलब मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। वो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं, और मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बना है, और एटम जो है वो 3 पार्टिकल से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, मैंने आपको बता दिया कि ये पूरा सीक्वेंस है, ऐसे ऐसे मैटर पूरा बना हुआ है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, कौन, ठीक है, ये वाला पेन यूज़ करता हूँ। what is the basic unit of matter? व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर? बेसिक यूनिट का मतलब होता है कि वो यूनिट, मतलब उससे ज़्यादा छोटा हम नहीं जा सकते, सबसे छोटी यूनिट, उससे ज़्यादा छोटा नहीं जा सकते। तो अगर तुम इस सीक्वेंस को देखोगे तो तुम गैस करके बता सकते हो कि क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। इन सभी चीज़ों में से मैटर की जो सबसे बेसिक यूनिट है वो कौन सी होनी चाहिए?
अगर तुम सोच रहे हो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से किसी को होना चाहिए तो तुम गलत हो। मैटर की जो बेसिक यूनिट है वो है एटम। मैटर की जो बेसिक यूनिट है वो है एटम। अब हम अपन लोग आगे देखते हैं कि क्यों एटम क्यों है। अब तुम्हारे मन में ख्याल तो आ ही सकता है कि एटम क्यों है, क्योंकि भैया आपने बोला कि एटम जो है वो इन 3 छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो इस हिसाब से तो ये तीनों पार्टिकल सबसे ज़्यादा छोटे हुए। बेसिक यूनिट का मतलब तो यही है कि हम उससे छोटा नहीं जा सकते। एटम से तो हम छोटा जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन तीनों से मिलकर बना है। अगर हम एटम को ब्रेक कर देंगे तो हमें ये 3 पार्टिकल्स मिलेंगे। तो अगर हम इस लॉजिक को यूज़ करें तो इस लॉजिक से तो हमें यही दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को सबसे बेसिक यूनिट होनी चाहिए, लेकिन नहीं, एटम जो है वही बेसिक सबसे यूनिट है। अब ये देखते हैं कि क्यों है, वाई। साइंस में, साइंस का जो सब्जेक्ट है वो इसीलिए तो सबसे सही है क्योंकि वो हमें वाई का आंसर देता है। ज़्यादातर सब्जेक्टों में तुम मैथ में पूछोगे तो किसी ने फार्मूला ड्राइव कर दिया, अब तुम उससे पूछोगे ऐसा क्यों हुआ, तो तुम्हें वही पढ़ना पड़ेगा, क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ वो सब तुम अपना खुद रिसर्च करो जाके, तो देखो जाके। लेकिन साइंस में हमें जवाब मिलते हैं। तो अब हम देखते हैं वाई एटम इज बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। तो जो पहला रीज़न है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। मान लो कि मैंने तुम्हें एक कार्बन का टुकड़ा दिया, एक कार्बन का छोटा सा टुकड़ा दिया, ये रहा कार्बन का टुकड़ा। मैंने तुम्हें कार्बन का टुकड़ा दिया, ये कार्बन है, और मैंने तुम्हें 12 ग्राम दिया, इसका वज़न 12 ग्राम है। मैंने तुम्हें 12 ग्राम कार्बन का टुकड़ा दिया और तुम्हारे पास है एक सुपर पावर। मतलब तुम मान लो, इमेजिन कर लो कि तुम्हारे पास एक सुपर पावर है। तुम किसी भी पार्टिकल्स को, किसी भी चीज़ को ब्रेक कर सकते हो, जितना चाहे उतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जितना चाहे उतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर सकते हो। तो ये जो 12 ग्राम का कार्बन का एटम है, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 6 × 10⁻23 एटम्स होंगे। इतने सारे एटम्स होंगे। अब तुम खुद इमेजिन कर लो, इस 12 ग्राम के छोटे से टुकड़े में इतने सारे एटम्स होंगे। लेकिन तुम्हारे पास है सुपर पावर, ठीक है, तुम्हारे पास है सुपर पावर। तो मैंने तुमसे कहा कि इसको ब्रेक करना शुरू करो। मैंने तुमसे कहा कि इसको ब्रेक करना शुरू करो। तुमने अपनी पहली बार इसमें घूंसा मारा, एक घूंसा मारा, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल कर आए, ये इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो ये क्या बन गए, इसके बन गए पार्टिकल्स, पार्टिकल्स बन गए। फिर तुमने और अपनी सुपर पावर का यूज़ किया, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स पे और घूंसे बरसाए और इन्हें छोटा छोटा तोड़ा। ये तुम्हारे पास बन गए कार्बन के मॉलिक्यूल्स। ये तुम्हारे पास आ गए कार्बन के मॉलिक्यूल्स। लेकिन तुम कहाँ शांत रहने वाले थे, तुम्हारे पास शक्ति है, तो तुमने इन्हें भी और तोड़ा, इन पे और घूंसे बरसाए, इन्हें और अपनी पावर का यूज़ किया, सब किया, और इन्हें और छोटा बना दिया, बहुत छोटा छोटा। तुमने इसे इतना छोटा बना दिया कि अब इसके एक एक सिंगल एटम्स तक अलग हो गए। अगर अपन इसे थोड़ा जूम करके निकाल लेते हैं तो ये हो गया कार्बन, सिंगल एटम्स, कार्बन के सिंगल एटम्स तक पहुंच गए। तुमने इन्हें इतनी, मतलब अपनी पावर का यूज़ किया कि तुमने सिंगल एटम तक इन्हें ब्रेक कर दिया। लेकिन तुम्हारे पास शक्ति है तो तुम अभी और इसे ब्रेक कर सकते हो। तुम चाहो तो इसे और छोटे छोटे, यानी कि सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी ब्रेक कर सकते हो। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में तुम इन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स में भी ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तुम इन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स में भी ब्रेक कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, चाहे वो पूरा एक ये कार्बन का टुकड़ा था 12 ग्राम का, चाहे पार्टिकल्स हों, चाहे कार्बन का मॉलिक्यूल्स हों, चाहे कार्बन का सिंगल एटम्स हो, ये सारे के सारे सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे। शोज सेम प्रॉपर्टीज
ऑफ कार्बन। हमें मतलब नहीं है कि कार्बन की कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करेंगे, हमें उससे लेना देना नहीं है। मैं जो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि चाहे वो 12 ग्राम का ये वाला तुम टुकड़ा उठा लो, चाहे ये छोटे छोटे जब पार्टिकल्स टूटे थे वो उठा लो, कार्बन के मॉलिक्यूल्स उठा लो, कार्बन का एक सिंगल एटम उठा लो, ये सारे के सारे सेम प्रॉपर्टीज शो करेंगे। जैसा कि जो कार्बन की प्रॉपर्टीज़ हैं वही सारी प्रॉपर्टीज शो करेंगे। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास नीचे वाला, जब तुम इन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स में तोड़ दोगे तब क्या होगा? कार्बन lose its आइडेंटिटी। क्या होगा ना कि जब तुम सब एटॉमिक पार्टिकल में जाओगे, एटम को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे जाओगे, तो फिर जो कार्बन एटम था वो अपनी आइडेंटिटी को ही लूज़ कर देगा, वो कार्बन रहेगा ही नहीं, वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में बदल जाएगा। अब भाई जब कार्बन तुमने लिया, कार्बन ही नहीं बचा, तो उसका फ़ायदा ही क्या हुआ? इसीलिए जो मतलब कि इसीलिए जो मैटर की जो बेसिक यूनिट है उसे अपन लोग एटम को बोलते हैं, इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को नहीं बोलते हैं। समझ में आई? पहला रीज़न तो यही था कि जो का मतलब कि एटम जो है वो सबसे छोटी यूनिट है। अगर तुम किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी एलिमेंट के एटम को सब एटॉमिक पार्टिकल्स में ब्रेक करोगे, उसके बाद वो एलिमेंट अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से लूज़ कर देगा। हालांकि हमने इसे 4 बार तोड़ा, पहले हमने पार्टिकल्स में तोड़ा, फिर कार्बन मॉलिक्यूल्स में तोड़ा, फिर कार्बन एटम में तोड़ा। जब तक तुम एटम तक रहोगे तब तक कार्बन अपनी सारी प्रॉपर्टीज शो करेगा, चाहे वो इस पूरे 12 ग्राम के टुकड़े की ले लो, चाहे एक सिंगल कार्बन एटम की ले लो, वो सारी कार्बन की प्रॉपर्टीज शो करता रहेगा, वो कार्बन रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जाओगे, कार्बन अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से लूज़ कर देगा, डिसॉल्व कर देगा, और जो पार्टिकल्स जैसे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो शो करने लगेगा। ठीक है, पहला रीज़न तो ये है। अब अपन लोग दूसरे रीज़न की तरफ चलते हैं। दूसरा रीज़न, सेकेंड रीज़न है। देखो सेकेंड रीज़न सिंपल है, हो सकता है तुम्हें अभी समझ में ना आए, बट मैं तुम्हें लिख के दिखा देता हूँ। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल that takes part in the chemical reaction। एटम सबसे छोटा पार्टिकल है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब हमारी जो पूरी 10th क्लास की जो मतलब केमिस्ट्री है उसमें पूरे में 70 to 80% सिर्फ और सिर्फ हम केमिकल रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं। तो इस पॉइंट को तो मतलब ये समझ लो कि हम पूरे 10th क्लास की केमिस्ट्री में यही पॉइंट पढ़ने वाले हैं। अभी हो सकता है तुम्हें समझ में ना आया हो, लेकिन आगे चलकर हम ये सारी चीज़ें अच्छे से समझेंगे। अब अपन लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देखते हैं। मैं न्यू स्लाइड से शुरू करता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, और हम जिस मॉडल का यूज़ करने वाले हैं वो है नील्स बोर मॉडल। नील्स बोर जो साइंटिस्ट थे हम उनके मॉडल को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, एटम का मॉडल कुछ इस तरह से दिखता है, और ये मॉडल दिया था नील्स बोर ने। अब नील्स बोर ने क्या बोला, एटम जो है, जो कि मतलब पहले से ही थोड़ा बहुत पता था, एटम, इन्होंने क्या बोला कि एटम जो है वो 3 पार्टिकल से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो कहाँ रहते हैं, वो सेंटर में हैं। ये जो
सेंटर में है, इस चीज़ को अपन लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस, ये एटम के सेंटर पे होता है। एटम के सेंटर, इसी न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहता है? इस न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इस न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, हमारा 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के सिलेबस तक हम अभी आगे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, केमिकल बॉन्ड्स देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, लेकिन उन सब में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन या तो गेन होगा या लूज़ होगा, जो भी कुछ होगा वो हम आगे देख लेंगे। न्यूक्लियस के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के साथ हम अपने 10th क्लास तक के सिलेबस तक कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो भी होगा इलेक्ट्रॉन के साथ होगा, ठीक है, इस बात को याद रख लेना। और हमारा जो ये है न्यूक्लियस, इसके अंदर कौन है? इसके अंदर रहते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये देखो इस तरह से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। ये जो ब्लू कलर में है ये हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो वाइट कलर के, ये सारी बातें हमें नील्स बोर ने ही बताई। ये नील्स बोर का मॉडल है। अभी हम इनके पॉइंट्स को भी अच्छे से लिखेंगे, बट अभी मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ। ये जो वाइट वाइट कलर के सर्कल्स दिख रहे हैं इन्हें बोलते हैं ऑर्बिट्स। इनके कई नाम हैं, इन्हें ऑर्बिट्स बोलते हैं, इन्हें शेल बोलते हैं, ठीक है। मैंने ऑर्बिट की स्पेलिंग गलत लिख दी, ठीक है। ऑर्बिट्स, इन्हें शेल्स बोलते हैं। अभी इनके और भी नाम हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे। पहले अपन लोग नील्स बोर के, और हाँ ये देख लो, इनके ये जो शेल्स हैं इनके अलग अलग नाम हैं। जैसे कि जो फर्स्ट सेल है इसे हम लोग के सेल बोलते हैं। ये सेकंड सेल है, इसे एल, एम, उससे आगे वाली फिर एन। और इन्हें हम नंबर से भी डिनोट करते हैं। जैसे के सेल है तो ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, ये फोर्थ है। इसके आगे अगर कोई और सेल होती, मान लो कि इसके आगे कोई ऐसी और सेल है, तो उसे हम लोग फिफ्थ सेल बोलते। वैसे तो उसे ओ बोलते और फिफ्थ सेल भी बोलते उसे। उसके आगे होती उसे पी बोलते और उसके 6 नंबर बोलते। इस तरह से चलती, ठीक है। बट अब अपने को इतना समझ लेना है कि शुरुआत कैसे होती है। फर्स्ट सेल के होती है, फिर एल है, फिर एम है, फिर एन है। और इन्हें अपन लोग नंबर से भी डिनोट करते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से भी चलते हैं। तो नील्स बोर ने जो पहला पॉइंट बोला वो देखते हैं अपन लोग। फर्स्ट पॉइंट को नोट करके चलते हैं, एक एक पॉइंट को नोट करते हैं। पहला पॉइंट उन्होंने बोला एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम जो है वो इन 3 पार्टिकल से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट नील्स बोर ने क्या बोला? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। Proton and neutrons are located in a small nucleus at the center of atom। वही बात जो मैंने पहले बताई कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो सेंटर में लोकेटेड हैं न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक शब्द का यूज़ हुआ है स्मॉल न्यूक्लियस। स्मॉल न्यूक्लियस, इसका क्या मतलब है आओ देखते हैं। ये जो न्यूक्लियस है वो एटम के साइज कंपेयर में बहुत 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 ही छोटा है। अगर मैं आपको एक मतलब ऐसे ही रफ एग्जांपल से बताऊं तो एटम को अगर आप एक क्रिकेट का स्टेडियम मानेंगे, जो पूरा क्रिकेट का स्टेडियम है उतना बड़ा आप मान लो कि ये पूरा एटम है।
अगर उस क्रिकेट स्टेडियम के सेंटर पे आप एक मटर का दाना रख देंगे, मतलब मटर का दाना कितना छोटा होता है आप खुद सोच के देखिए, हम उस क्रिकेट स्टेडियम के सेंटर पे एक मटर का दाना रख देंगे, बस उतना मटर के दाने जितना बड़ा न्यूक्लियस है, बस उतना ही बड़ा न्यूक्लियस है अगर आप इसको कंपेयर करने चाहेंगे साइज़ के थ्रू। इसीलिए वहाँ पे स्मॉल शब्द का यूज़ किया गया और इसी न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन्स भी पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने जो हमारे नील्स बोर थे उन्होंने ये दूसरा पॉइंट दिया। अब उनके थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। उन्होंने जो थर्ड पॉइंट दिया, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर revolve around the nucleus electrons are revolve around the nucleus in the fixed circular paths called orbits और शेल्स। वही पॉइंट जो मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, लेकिन वो एक फिक्स सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते हैं और उस पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट या फिर शेल। ठीक है, ये भी अपन लोग पहले देख चुके थे, जैसे कि ये वाला मैंने अभी दिखा दूँ आपको। ये जो वाइट बैट हैं, जो वाइट कलर से बने हुए हैं, ये जो सर्कल हैं, इन्हें अपन लोग ऑर्बिट्स और शेल्स बोलते हैं। इनके अलग अलग नाम होते हैं, KLMN। अब अपन लोग बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की। There is a limit there is limit in the maximum number of electrons that a shell can hold। इसका क्या मतलब है? अभी हमने जो शेल्स देखी KLMN, उनमें एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनसे ज़्यादा नंबर नहीं आ सकते। मतलब हर शेल में कुछ नंबर फिक्स किए गए हैं, बस उतने ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। और हमें कैसे पता चलेगा कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? इसके लिए नील बोर ने दिया एक फार्मूला। क्या फार्मूला है उसे देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को अपन अभी हम आगे देखेंगे, इलेक्ट्रॉन को इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं, ई के ऊपर माइनस लगा दो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इक्वल्स टू 2n²। ये फार्मूला दिया। एक्चुअली ये फार्मूला अकेले नील बोर ने नहीं दिया था, एक और साइंटिस्ट थे, इनके साथ मिलके इन्होंने दिया, बट ठीक है, हमें इस फार्मूले से लेना देना है। वेयर, ये जो n है, अब आप सोच रहे होंगे n क्या है। वेयर, एक सेकंड, वेयर n इक्वल्स टू शेल नंबर। एग्जाम्पल से देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। वेयर n इज़ द शेल नंबर। जैसे कि नील बोर ने बोला कि हर शेल में एक लिमिट लगी हुई है, उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते हैं। अब अपन लोग बात करते हैं फर्स्ट सेल की, कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल में कितने जा सकते हैं? फर्स्ट सेल का मतलब होगा कि n इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। और अब हम उस फार्मूले में n की वैल्यू को 1 डालते हैं। तो फार्मूला था 2n², मतलब 2 × 1 का स्क्वायर।
अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 में किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा, मतलब 2। यानी कि फर्स्ट सेल में जो के सेल है उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। ठीक है, अब अपन लोग बात करते हैं सेकंड सेल की। सेकंड सेल में इसी फार्मूले में n=2 हो जाएगा। अब हम इस फार्मूले में n=2 रखते हैं। 2 इंटू 2 का स्क्वायर। किसी को पता है 2 का स्क्वायर क्या होता है? बहुत कठिन सवाल है। 2 का स्क्वायर बहुत कम ही लोग हैं दुनिया में जिन्हें पता है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं आप, कहना चाहिए। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 2 या 8। लिख देता हूँ, नहीं तो कई बच्चे कहेंगे भैया डायरेक्ट 8 कैसे लिख दिया भैया, हमें तो आता ही नहीं है। 4 2 ज़ा 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे, 8 ही इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम आ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड शेल की। थर्ड शेल में n=2 क्या हो जाएगा? 3। इस फार्मूले में वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं। 2 इंटू 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो थर्ड शेल है उसमें 18 ही इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे। अब बात करते हैं फोर्थ शेल की। n=4 होगा। कुछ नहीं करना, बस इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। 2 इंटू 4 का स्क्वायर। 16 2 जा होता है 32। मतलब जो फोर्थ सेल है उसमें 32 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ पाएंगे। ऐसे ही फिफ्थ सेल की देख लेते हैं। इस फार्मूले में डायरेक्ट n की जगह पे 5 पुट करो। 2 इंटू 5 का स्क्वायर। मतलब जो फिफ्थ सेल है उसमें 50 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये फार्मूला दिया नील्स बोर ने, मतलब उन्होंने बताया कि एक सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और ये हमारा था फोर्थ पॉइंट। आई थिंक मुझे याद है, हाँ ये हमारा फोर्थ पॉइंट था। अब अपन लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। फिफ्थ पॉइंट। नील बोर ने फिफ्थ पॉइंट क्या दिया? ईच सेल, जो भी हमारी सेल है, each shall have fixed amount of energy। मतलब जो हमारी शेल्स हैं K L M N, इन सब की अलग अलग एक फिक्स्ड एनर्जी है। ठीक है, और इन्होंने आगे भी बोला द शेल नियरेस्ट टू न्यूक्लियस the cell nearest to nucleus have minimum and the cell farthest from the nucleus have maximum energy।
मतलब क्या है, हर सेल की अपनी अपनी अलग एनर्जी है, अलग अलग फिक्स्ड एनर्जी है, उतनी एनर्जी हर सेल में होगी। लेकिन जो सेल न्यूक्लियस के सबसे पास होगी उसमें उसकी मिनिमम एनर्जी होगी, और जो सेल न्यूक्लियस से सबसे दूर होगी उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये उन्होंने 5th पॉइंट दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने लास्ट और जो 6th पॉइंट है वो सच में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब इनके 6 पॉइंट की वजह से ही इनका मॉडल इतना ज़्यादा मतलब एक्सेप्ट हुआ। इनसे पहले भी अर्नेस्ट रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स मतलब एक गोल्ड फॉयल का एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने गोल्ड फॉयल के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स बरसाए थे, और उस एक्सपेरिमेंट के वजह से उन्हें मॉडल मतलब एटम का जो मॉडल था, उनका जो मतलब एटम का जो मॉडल था उसका काफ़ी हद तक सही उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था। लेकिन उनका मॉडल जो फेल हुआ वो इसी पॉइंट पे आके फेल हुआ, और इस पॉइंट को करेक्ट किया नील बोर ने आके, और तब जाके इनका मॉडल मतलब आगे हुआ। और हम हमारे जो सिलेबस में पढ़ते हैं हम वो नील बोर का ही मॉडल पढ़ते हैं। तो इन्होंने जो 6 पॉइंट बोला ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्या बोला वो देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स ओके द हटाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स डोंट लॉस एनर्जी while revolving around the nucleus। मैं न्यूक्लियस की स्पेलिंग में पता नहीं हमेशा ई क्यों बना देता हूँ। अरे भाई क्या हुआ तुझे। इस पॉइंट का क्या मतलब है, छोटा सा पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन डोंट लूज एनर्जी वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। मैंने आपको अभी लेक्चर के शुरुआत में ही बताया था, अभी लेक्चर जब शुरू किया था, कि मैटर यूनिवर्स दो चीज़ों से मिलकर बना है, मैटर और एनर्जी। ठीक है, और मैटर को मूव करने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, मतलब एक्चुअली एटम ही पूरा मैटर है, तो इलेक्ट्रॉन भी मैटर है। और जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है मतलब मूव कर रहा है तो उसमें एनर्जी तो ऑब्वियस सी बात है यूज़ होगी, एनर्जी लॉस करेगा वो। दुनिया का कोई भी मैटर, अभी मैंने थोड़ी देरी पहले मैंने ही बोला था कि दुनिया की किसी भी मैटर को मूव करने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है। तो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसे यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन बोलते हैं। खैर वो फिज़िक्स की चीज़ है, हम उसे फिज़िक्स में रखते हैं, बट इतना तो मान ही लो, अगर तुम इतना लॉजिक लगा लो, कॉमन सेंस लगा लो, जो मैंने तुम्हें बताया है कि कोई भी चीज़ दुनिया में मूव कर रही है तो उसे एनर्जी तो चाहिए ही, वो एनर्जी तो लॉस करेगी। लेकिन नील बोर ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है जब न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है तो वो अपनी एनर्जी का लॉस नहीं करता है। अब ये चीज़ सुन के सारे साइंटिस्टों ने बोला भाई ये क्या बोल रहे हो, जब वो मीटिंग में पहुँचे वहाँ पे। तो नील बोर ने बोला देखो ऐसा है कि अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज़ कर देता, सुन लो, इलेक्ट्रॉन अगर अपनी एनर्जी को लूज़ कर देता और वो एनर्जी को जैसे जैसे लूज़ करेगा जाके वो स्पायरल मोशन बना के न्यूक्लियस पे गिर जाएगा जाके। ठीक है, न्यूक्लियस पे जाके गिर जाएगा, मतलब सिंपल सी एक लाइन में बोलूँ तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा, एटम कभी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। अब एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मैटर एग्जिस्ट नहीं करेगा, मैटर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये यूनिवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, ना मैं एग्जिस्ट करूँगा ना तुम एग्जिस्ट करोगे, मतलब कुछ भी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी अगर एटम स्टेबल नहीं होगा। लेकिन अगर रियलिटी की बात करी जाए तो एटम भी स्टेबल है और पूरा यूनिवर्स भी है, मैं भी हूँ, तुम भी हो, सब लोग यहाँ पे ज़िंदा बैठे हैं, तो मतलब एटम स्टेबल है। उनकी बात को यहाँ पे माना गया। इसीलिए जो एटम होता है, उन्होंने इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने एक्सप्लेनेशन ये दिया कि जो मतलब उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो ये था कि जैसे कि जो सेल्स हैं उनकी खुद की एनर्जी है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन उन सेल्स में जो फिक्स्ड पाथ हैं उस पर मूव करते टाइम पे अपनी एनर्जी का लॉस नहीं करता है। ठीक है, ये 6 पॉइंट दिए नील बोर ने और उनका मॉडल पूरी तरह से फेमस हो गया। और अब हम पढ़ते हैं, मतलब अभी हमें पढ़ना पड़ रहा है पूरा। ठीक है, तो अभी हमने स्ट्रक्चर देख लिया एटम का कि एटम स्ट्रक्चर एटम का एक्चुअल होता कैसे है। ये रहा एटम का स्ट्रक्चर, ये हमने पढ़ा था, ये न्यूक्लियस है, ये शेल्स हैं वाइट कलर में जो बनी हुई हैं। इन शेल्स के अंदर कौन होता है, इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, रिवॉल्व करते रहते हैं, लेकिन वो अपनी एनर्जी का लॉस नहीं करते हैं। और इन शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे,
उनकी भी लिमिट है। फर्स्ट सेल में सिर्फ 2 जाएंगे, सेकंड सेल में 8 जाएंगे, थर्ड सेल में 18 जाएंगे, फोर्थ सेल में आई थिंक 32 जाएंगे, फिफ्थ सेल में 50 जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये सब कुछ नील बोर ने बताया। नील बोर काफ़ी होशियार बंदा था, उसने काफ़ी चीज़ें बताई। मेरी नज़र में तो वो ट्रू सिग्मा मेल था, ऑरा फार्मिंग था, काफ़ी बंदा मतलब बढ़िया इंसान था, उसने काफ़ी ज़्यादा डिस्कवरीज करी। अब अपन लोगों ने एटम का स्ट्रक्चर देख लिया, अपन लोगों ने सब एटॉमिक पार्टिकल्स देख लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स देख लिए। ठीक है, अब कुछ और चीज़ें देखते हैं इनके बारे में, इनकी जो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में देखते हैं, इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। अपन लोग बात कर लेते हैं सिंबल की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले मैंने यूज़ भी किया था और मैं बता दूं, ई के, स्मॉल ई के ऊपर अपन लोग एक छोटा सा माइनस। आगे मैं जैसे कि अब मैं चैप्टर में कहीं भी इलेक्ट्रॉन की बात आएगी, मैं इलेक्ट्रॉन को लिखूंगा तो मैं पूरी इलेक्ट्रॉन की स्पेलिंग नहीं लिखूंगा, बस ई बना के ऊपर माइनस लगा दूंगा, तो तुम समझ जाना कि मैंने इलेक्ट्रॉन लिखा है, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है। अगर प्रोटॉन के सिंबल की बात करूँ तो स्मॉल पी बना के उसके ऊपर एक छोटा सा प्लस का साइन लगा दो, ये प्रोटॉन का सिंबल है। अगर न्यूट्रॉन के सिंबल की बात करूँ तो स्मॉल एन बना के उसके ऊपर 0 दिखा दो, एन नॉट, जिसे एन नॉट बोलते हैं, ये न्यूट्रॉन का सिंबल है। अब अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की बात करें, ये जो डेटा अभी निकल के आया है, मतलब जो डेटा मैं अभी बताने वाला हूँ, ये साइंटिस्टों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारी कैलकुलेशन करी और उसके बाद ये डेटा निकल के आया। तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, इसे आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, इसका कोई चारा नहीं है बचने का या इसका। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, देखो माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलम होती है। वैसे 12th क्लास में ये यूनिट तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। बट अभी इतना याद रख लो कि जो चार्ज की यूनिट होती है वो कूलम होती है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मतलब बहुत छोटा सा चार्ज है। अब अगर प्रोटॉन के ऊपर बात कर लें तो प्रोटॉन के ऊपर मैग्नीट्यूड में भी बिल्कुल सेम चार्ज है, जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है मैग्नीट्यूड में सेम चार्ज प्रोटॉन के ऊपर है, बस उसका सिंबल जो है वो अपोजिट है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इतना चार्ज है प्रोटॉन के ऊपर। न्यूट्रॉन के ऊपर कई लोग बोलते हैं 0 चार्ज है, मैं बोलूँगा 0 चार्ज बोलना मतलब एक अच्छी चीज़ नहीं है, उससे 0 बोलने के बजाय आप न्यूट्रल बोलिए। अब 0 और न्यूट्रल में क्या फ़र्क है ये मैं आपको आने वाले कभी ना कभी किसी लेक्चर में तो ज़रूर ही बताऊंगा, इतने बड़े लेक्चर होने वाले हैं, इतने सारे लेक्चर्स होने वाले हैं। लेकिन अभी आप इतना समझ लो कि 0 और न्यूट्रल सेम नहीं होता है। जब मैं आयंस का टॉपिक पढ़ाऊँगा, हो सकता है कल पढ़ाऊँ या परसों पढ़ाऊँ, तो मैं उसमें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि 0 और न्यूट्रल में क्या डिफरेंस है। अब इनके मास की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। देखो इलेक्ट्रॉन इन तीनों पार्टिकल्स में सबसे हल्का है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हल्का है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, मतलब 0.0000 करते चले जाओ 31 टाइम्स तक, तब जाके तुम इतना पहुँचोगे जाके, इतना कम मास है, समझ रहे हो। अगर प्रोटॉन के मास की बात कर लेते हैं तो प्रोटॉन का मास कितना है, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg है, तो ये भी बहुत कम। बट अगर तुम इलेक्ट्रॉन और इनका कंपेयर करोगे तो 1000 टाइम्स छोटा है, मतलब प्रोटॉन से हल्का है, सॉरी छोटा नहीं बोलना चाहिए, ये 1.672 टाइम्स, मतलब इसमें देखो 10⁻⁻27 लगा हुआ है, इसमें 10⁻⁻31 लगा हुआ है, मतलब 1000 टाइम्स हल्का है, इतना वेट कम है इसका। और न्यूट्रॉन जो है वो इन तीनों पार्टिकल्स में सबसे भारी है, मतलब बहुत छोटा सा, स्लाइटली प्रोटॉन से बहुत ही हल्का सा भारी है। कितना भारी है देखते हैं, 1.674, बस ये देखो यहाँ पे 7.2 था, यहाँ पे 7.2 था, यहाँ पे 7.4 है, इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिलेटिव चार्ज की, कि रिलेटिव चार्ज क्या है। देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर है 1.6 इंटू, जो एक्चुअल चार्ज है पूरा, एक्चुअल में इतना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है। ये एक्सपेरिमेंट से डेटा हमारे सामने निकल कर आया है। साइंटिस्टों ने क्या किया कि अभी ये इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक एटम से निकलकर दूसरे एटम पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, आयंस बनेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी इलेक्ट्रॉन के साथ।
अब हर बार जब इतना चार्ज जाएगा हमें हर बार लिखना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
आएगी और समझने में भी कितनी दिक्कत आएगी। तो साइंटिस्टों ने कहा कि क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को रिलेटिव चार्ज मान लेते हैं। उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज माना -1। उन्होंने कहा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो मतलब मान लेंगे कि -1 चार्ज चला गया एटम से, ये रिलेटिव चार्ज है। एक्चुअल चार्ज तो ये रखा हुआ है 1.67 1.6 ये वाला, लेकिन उन्होंने रिलेटिव चार्ज माना -1। अभी हम कल ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, कल या परसों जब भी आयंस का टॉपिक पढ़ेंगे तब उसमें भी हम इस चीज़ की बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये हो गया -1। अब प्रोटॉन के ऊपर उन्होंने चार्ज माना +1। अब न्यूट्रॉन के ऊपर जो उन्होंने रिलेटिव चार्ज माना, इसे मैं कहूँगा 0 बोल दो। न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज मांगा उन्होंने वो 0, रिलेटिव चार्ज न्यूट्रॉन के ऊपर 0 है। अगर तुम ओवरऑल चार्ज पूछोगे तो मैं तुमसे कहूँगा कि न्यूट्रल बोलना ज़्यादा बेटर है, उसे 0 बोलना ठीक नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं AMU की, एटॉमिक मास यूनिट की। इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा अभी, मैं बस ये टेबल फिल मतलब ये खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है एटॉमिक मास यूनिट। इसे एक्सप्लेन करने में मिनिमम 15 से 20 मिनट लगेंगे, तो बस अभी मैं इसे टेबल फिल कर ही दे रहा हूँ। उसके बाद जब हम इसे अच्छे से समझेंगे फिर मैं वापस इस टेबल पे आके आपको अच्छे से समझाऊंगा इन सारी चीज़ों को। तो एटॉमिक मास जो यूनिट है उसमें इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसे हम नियरली 0 मान लेते हैं, मतलब कंसीडर कर लेते हैं 0। प्रोटॉन के मास को 1 मान लेते हैं, न्यूट्रॉन के मास को भी 1 मान लेते हैं। अभी इसके बारे में सवाल मत पूछना कि भैया इसके बारे में क्या आपने क्यों नहीं बताया। अभी हम देखो 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक तो रिलेटिव चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और AMU एटॉमिक मास यूनिट, इन दोनों के बारे में आने वाले लेक्चर्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और इससे ऊपर वाला जो डेटा है सिंबल चार्ज मास, ये तो एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ये तो आपको ऐसा ही याद करना पड़ेगा, इसमें समझने वाली कोई चीज़ है नहीं। समझने वाली चीज़ रिलेटिव चार्ज में है और AMU में। AMU तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे कठिन टॉपिक है पूरे 9th क्लास का, मतलब कि टॉपर्स बच्चे जो होते हैं ना, जो अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, अगर तुम अच्छे से जाके उनसे पूछ लो कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है तो वो भी समझा नहीं पाएंगे, समझ में उन्हें भी नहीं आता, वो रट लेते हैं। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, तुम्हारा भाई यहाँ पे है, तुम्हें ऐसे समझाऊंगा कि मतलब तुम सारे टॉपिक भूल जाओ लेकिन एटॉमिक मास यूनिट कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो, आने वाले लेक्चर्स में आएगा। तो अभी बस इतना याद रख लो कि इलेक्ट्रॉन का AMU 0 माना जाता है, प्रोटॉन का AMU 1 है, न्यूट्रॉन का AMU 1 है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। आज पहला लेक्चर था, मेरा भी पहला लेक्चर था। अब मतलब ये तो नोटिस ही हो गया होगा कि मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ बोलने पे और कई जगह फंबल कर रहा हूँ स्पेलिंग मिस्टेक्स भी कर रहा हूँ। मैंने जब शुरू करने से सोचा था कि पूरा एक ही टेक में, मतलब पूरा एक टेक में ही वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, बट 1-2 कट लग गए हैं जो कि एडिटिंग में आपको दिखेंगे। अब लेक्चर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लेक्चर ख़त्म होने से मतलब पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। कुछ यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम वीडियो को छोड़कर चले जाओ यहाँ से, मतलब कि मैं तुमसे कहूँगा कि वीडियो की स्पीड बढ़ा लो थोड़ी सी। कुछ बात करना चाहता हूँ। पहली चीज़ कि मैं तुम्हें क्या क्या प्रोवाइड कराऊँगा फ्रॉम माई साइड। ये वाला दूसरा पेन लेते हैं, ये वाला। मैं अपनी साइड से क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा। पहला तो होगा लेक्चर, दूसरी चीज़ है लेक्चर PDF नोट्स, जो ये चीज़ें तो मतलब सारे यूट्यूब चैनल्स देते हैं। तीसरी चीज़ जो कि अलग होगी, जो मैं तुम्हें यूट्यूब पे दूंगा, वो होगा DPP। DPP का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। मतलब अगर हमने कोई ऐसा टॉपिक पढ़ा जहाँ पे क्वेश्चंस बन रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं, तो मैं उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद तुम्हें एक छोटी सी PDF दूंगा जिसमें 5 या 8 10 जो भी क्वेश्चन होंगे जैसे बन रहे होंगे वो होंगे, उनके सॉल्यूशंस होंगे, तो तुम्हें DPP मिलेगी। चौथी जो चीज़ मिलेगी वो होगी प्रैक्टिस क्वेश्चंस।
प्रैक्टिस क्वेश्चंस कैसे होंगे, जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद मैं तुम्हें एक पीडीएफ दूंगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, मतलब मैं खुद बोल रहा हूँ इतने सारे क्वेश्चंस होंगे कि अगर तुम ये डीपीपीज, लेक्चर्स, नोट्स और ये पीडीएफ वाले क्वेश्चंस मिलाकर करोगे ना, तो तुम्हें किसी भी और बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी और बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इन्हीं से तुम्हारा पूरा मतलब सारा कवर हो जाएगा, सारा कवर अप। ये तो हो गया मेरी साइड से, इतनी चीज़ें तो मैं तुम्हें दूंगा। अब योर साइड, जो तुम्हारी ड्यूटी है, पहली चीज़ है वॉच लेक्चर। वॉच लेक्चर कैसे करना है, जब तुम लेक्चर देखने बैठोगे तो तुम्हारे पास एक कॉपी होनी चाहिए, एक पेन होना चाहिए, लेकिन सिर्फ कॉपी पेन होना चाहिए। अगर मैं क्वेश्चन कोई सॉल्व करा रहा हूँ, मैं तुम्हें खुद बोलूँगा कि बेटा रुको, इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा वो अलग बात है, लेकिन तुम्हें तब ट्राई करना है। ऐसा नहीं करना कि मैं तुम्हें लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, तुम मेरे साथ एकदम नोट कर रहे हो, कॉपी पे नोट्स बना रहे हो, वो नहीं करना है। तुम्हें चुपचाप हाथ ऐसे फोल्ड करके बैठना है और सिर्फ पूरे दिमाग कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर को देखना है, बस। दूसरी चीज़, नोट्स बनाने हैं। नोट्स बहुत 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 ज़रूरी हैं, प्लीज़ मेरी इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना, नोट्स बहुत ज़रूरी हैं, मेक नोट्स। देखो, नोट्स बनाने की बात आती है ना, तो कई बच्चों के दिमाग में ये आ जाता है कि नोट्स का मतलब है कि एकदम महंगी 300-400 रुपए की कॉपी, उसमें 4-5 कलर के पेन, हाइलाइटर और पता नहीं ड्राइंग, फूल पत्ती, परफ्यूम डाल के एकदम बेहतरीन नोट्स बना दें। क्या करना है इन सब का? नोट्स बनाते क्यों हैं? सबसे पहली बात तो मेरा यही सवाल है कि नोट्स बनाते क्यों हैं? नोट्स का इम्पोर्टेंट क्या है? नोट्स इसलिए बनाते हैं रिवीजन के लिए। मेरा मानना ये है, मैं कभी खुद मतलब तुम्हें ये रेकमेंड नहीं करता कि मेरी वीडियो भी कभी दोबारा आके देखो, नहीं। तुम्हें पढ़ाई के लेक्चर सिर्फ एक बार देखने चाहिए, चाहे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, चाहे किसी भी टीचर की, सबकी बात कर रहा हूँ, तुम चाहे साइंस की बात कर लो, किसी भी सब्जेक्ट की, सबकी बात कर रहा हूँ। तुम्हें जो लेक्चर है सीखने के लिए सिर्फ एक बार देखना चाहिए, बस। तुमने उसके नोट्स बना लिए, अब तुम्हें उसका रिवीजन करना है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 15 दिन बाद, जब भी तुम्हें रिवीजन करना है, तो जितनी बार भी तुम्हें रिवीजन करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स से आके रिवीजन करना है। नोट्स रिवीजन के लिए बनाए जाते हैं। तो तुम चाहो तो काले पन्ने वाली रफ पे भी नोट्स बना सकते हो, मैं तो बनाता भी था अपने टाइम पे। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं ऐसे नोट्स बनाता था, जानबूझ के ऐसे नोट्स बनाता था कि सिर्फ मुझे समझ में आए, मेरे दोस्तों को समझ में ही ना आए। वो मुझसे नोट्स मांगते थे, वो देखते थे कि भाई ये नोट्स हैं या रफ कॉपी है तेरी। मैं बोलता था भाई मुझे पढ़ना है, तुम्हें थोड़ी ना पढ़ना है, या इन नोट्स को मुझे कहीं म्यूज़ियम में रखना है जाके, आने वाली 100-200 सालों के बाद मेरे जो ग्रैंड सन्स होंगे या आने वाली पीढ़ियाँ होंगी, वो इनकी नीलामी लगाएंगी, बोलेंगे कि ये देखो मेरे दादाजी के दादाजी ने ये नोट्स बनाए थे, ये कितने अच्छे हैं। ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा तुम अपनी ज़िंदगी में उन्हें संभाल के रख लोगे, तुम्हारे जाने के बाद फिर कोई उन्हें रद्दी में ही बेच देगा। ये रियलिटी है, देखो। इसीलिए बोल रहा हूँ कि नोट्स ऐसे बनाओ ना कि तुम्हें सिर्फ समझ में आए। ऐसे इतने भी गंदे नोट्स मत बना लो कि मतलब कि जब तुम 1 महीने 2 महीने बाद तुम अपनी राइटिंग नहीं समझ पा रहे हो, अपना ही पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है कि यार मैंने ये क्या लिखा था, यार ये क्या लिखा है, इज़ है, द है, एम है, आर है, क्या है। ऐसा नहीं, क्लियर नोट्स होने चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। अच्छे बस इतने नोट्स होने चाहिए कि तुम्हें समझ में आए, मुद्दे की बात ये है। और नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। कुछ स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं, स्मार्ट स्टूडेंट और ओवर स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं, वो मैं तुम्हें बताऊँ। स्मार्ट स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, जैसे कि टीचर ने जो बोला वो उसे फॉलो करते हैं। और स्मार्ट स्टूडेंट्स तो ये होते हैं। अब ओवर स्मार्ट स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो टीचर से भी एक कदम आगे निकल जाते हैं। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ नोट्स बनाने के लिए, अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि मेरे पास तो लैपटॉप है या टैबलेट है या फ़ोन भी है, तो पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लूँगा, बार बार उसे कॉपी पेन करने की क्या ज़रूरत है, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। और कुछ तो इससे भी ज़्यादा ओवर स्मार्ट होते हैं, वो कहते हैं कि हार्ड कॉपी ही तो चाहिए, दुकान पे जाके प्रिंट आउट निकलवा लेंगे जाके। ऐसी बकवास नहीं सोचनी है, नोट बनाने हैं, ठीक है। पहला काम हो गया लेक्चर देखना है, दूसरा काम हो गया नोट्स बनाना, तीसरा जो काम है तुम्हें करना है डीपीपी सॉल्व। मैंने जो टॉपिक पढ़ाया, आज डीपीपी दी, तुम्हें आज के आज ही उसे सॉल्व करना है। ये मत करना कि ऐसा करते हैं सारे लेक्चर, पूरा पहले चैप्टर देख के लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद सारी डीपीपीज़ को इकट्ठा करके एक साथ सॉल्व कर लेंगे। प्लीज़ ऐसी हरकत मत करना। ब्रेन देखो, मैं भी कोई ऐसा, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई बहुत बड़ा, मतलब मेरी बहुत ज़्यादा एज हो गई है,
मतलब कि मैं भी अभी स्टूडेंट हूँ, मैं भी अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरा भी ब्रेन इस तरह की, स्टूडेंट का ब्रेन ऐसे ही काम करता है। ब्रेन हमें प्रोक्रेस्टिनेट करने की ऐसी चीज़ें करता है। मना नहीं करेगा कि हम डीपीपी सॉल्व नहीं करेंगे, हमें एक ऐसा रास्ता बताएगा कि ऐसा करते हैं, आज रहने देते हैं, पहले सारी डीपीपीज इकट्ठी कर लेंगे, एक ही बार में सॉल्व कर लेंगे। प्लीज़, तुम्हारा ब्रेन भी ऐसी हरकतें बोलेगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन प्लीज़ डीपीपी को आज के आज ही सॉल्व करना, कल के लिए कट्टर मत बनाना, ठीक है। चौथी चीज़ है सॉल्व प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। इसे सीरियसली लेना, बहुत अच्छी तरीके से मैं क्वेश्चंस को खुद से बनाऊंगा और भी ढूंढ ढूंढ के लाऊंगा अच्छी जगह से। सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इतना करना है। नोट्स बनाने हैं, डीपीपी को सही टाइम पे सॉल्व करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। इतना काम तुम्हें करना है। इसके अलावा तुम्हें कोई और बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहूँगा कि इसी से सारा काम हो जाएगा। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये मेरा पहला कोर्स है। मैं यूट्यूब पे फाउंडेशन कोर्स की तरह से मतलब लॉन्च कर रहा हूँ, बना रहा हूँ पूरा। तो मैं इसमें अपना पूरा मतलब जितना हो सकता है पूरा का पूरा बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। और ये ऐसा समझ लो कि मैं ऐसा कोशिश करूँगा कि ये कई जो पेड तुम बैच खरीदते हो, तुम पढ़ने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। हो सकता है आज मेरा पहला लेक्चर है, मैं थोड़ा फंबल कर गया, पहले लेक्चर से मुझे इतनी जल्दी जज मत करना। अब मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो रहा हूँ, अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। तो अब मैं थोड़ा, अब देख रहे होगे मेरे बोलने के लहजे में और थोड़ा सा सुकून टाइप का आ रहा है, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें तुम्हें मिलेंगी कहाँ पे? ये जो सारी चीज़ें जो मैंने तुम्हें बताई हैं, मतलब कि PDF नोट्स हो गया, DPP, ये सब मिलेंगी तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप के लिंक में, टेलीग्राम ग्रुप पे। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैं लगा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, तुम्हें उसे जाके ज्वाइन कर लेना है जाके, और इसे आराम से सॉल्व करना है, बस इतना करना है। तो आज के लिए अब देखो यार, मैं ये सारी बातें जो मैंने तुम्हें अभी बताई, ये सारी ये बहुत प्रीमियम बातें हैं, ये बहुत प्रीमियम चीज़ें हैं जो मैंने तुम्हें अभी बताई। हो सकता है मैं इसे लेक्चर के शुरुआत में बता देता जब मैंने लेक्चर शुरू किया था, पर मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि हर बच्चा पढ़ने वाला नहीं। अगर तुम पूरा लेक्चर देख के यहाँ तक आए हो तो ही तुम्हें वो वैल्यू कंटेंट मिलना चाहिए जिसके तुम हकदार हो। मैं तुम्हें देखूँ, मैं उन टीचरों की तरह नहीं हूँ कि हर स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। मैं ये बात खुली बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा पढ़ाता हूँ जो सच में पढ़ना चाहते हैं, बात ख़त्म है। अगर तुम लेक्चर को यहाँ तक देख के आए हो, पूरा लेक्चर यहाँ तक देखा, इसका मतलब तुम एक सीरियस अच्छे स्टूडेंट हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, तो तुम इन चीज़ों पे अमल भी करोगे। अगर ये बातें मैं तुम्हें शुरुआत के पहले वीडियो में बता देता तो 8-10 बच्चे तो मुझे, मतलब कुछ बच्चे तो गालियाँ ही लिख देते कि भाई तू सिर्फ अपना प्रमोशन करे जा रहा है, प्रमोशन करे जा रहा है, पढ़ाया लिखाया कुछ नहीं, फालतू की बकवास किए जा रहा है, ठीक है। तो बस इतना ही रखते हैं। लेक्चर ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है, देखता हूँ कितनी देर का हो गया, मेरी स्क्रीन पर टाइम भी नहीं आ रहा है। तो ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय बाय। बताता हूँ, यहाँ से लेके कार्बन